तरीके हैं कि प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा शब्द प्रमाण। तो सामान्यतः हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? थ्रू अवर सेंसेस। हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें क्या चाहिए? कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो वी नीड सेंसेस। इंद्रियों के थ्रू हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आंखों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कोई दृश्य का, कानों से ज्ञान प्राप्त करते हैं साउंड का, इस तरह जिह्वा से नॉलेज मिलता है हमें टेस्ट का, इसी तरह स्मेल, नाक से हमें ज्ञान पता चलता है स्मेल वाला। तो थ्रू अवर सेंसेस वी एक्वायर नॉलेज, हम हमारी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये तीन तरीके हैं। तो पहला तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण, ज्ञान प्राप्त करने का। दूसरा तरीका है अनुमान प्रमाण, आप बैठे बैठे अनुमान लगा लिए। मैं यहाँ बैठे बैठे अनुमान लगा सकता हूँ कि ये क्या नाम है, कुछ भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज कितने ऑडियंस है, आज कितने होगा, आज बहुत अच्छा मौसम है। मैं यहाँ से अनुमान लगा सकता हूँ कि आप जितने ऑडियंस है, आप जहाँ पर है वहाँ पे बरसात हो रही है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे वर्षा हो रही है। बाहर आप जहाँ पे है उधर वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बैठे बैठे मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूँ। तो एक होता है ज्ञान प्राप्त करने का तरीका अनुमान। तीसरा होता है शब्द प्रमाण। तो एक है डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, दूसरा है थ्रू अवर एक्सपीरियंस अनुमान, और तीसरा है शब्द। ये शब्द प्रमाण है, मतलब गेटिंग नॉलेज थ्रू ए बोनाफाइड ऑथोरिटी, एक सही सोर्स, जो उस ज्ञान प्राप्त करने का सही सोर्स है, उससे ज्ञान प्राप्त करना। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा सबसे अच्छा है? तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका लग रहा है आपको? शब्द प्रमाण लिखा, ठीक है। तो तीनों में सबसे अच्छा शब्द प्रमाण है। तो ये पहले दो में क्या डिफेक्ट है? प्रत्यक्ष भी आंसर आ रहे हैं, कुछ प्रत्यक्ष आ रहा है, ओके। तो लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है। पहले जनरली हम देखते कॉमन सेंसेस तो लगता है प्रत्यक्ष बहुत अच्छा है, हम जो देखेंगे उसी में विश्वास करेंगे। तो प्रत्यक्ष में क्या खराबी है? लेट्स स्टार्ट। इज सीइंग बिलीविंग, बहुत बार हम देखते हैं कि मैं उसी पे विश्वास करूंगा जिसको मैंने देखा है। इज सीइंग बिलीविंग। लेकिन कुछ इस तरह के मिरर भी है, मैं उसमें अपना चेहरा देखूंगा, मेरा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे दिखेगा, लेकिन वो तो रियलिटी नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है। एक बीकर में इस तरह रॉड झुकी हुई दिखती है, इसी तरह रेल की दो पटरी अगर हम देखेंगे और लगा कि आगे चल के दोनों पटरी मिल जा रही है, लेकिन दिखती नहीं है। इस तरह देखते हैं, लगता है कि सूर्य, धरती और आकाश दोनों मिल रहे हैं आगे चल के, लेकिन कभी नहीं मिलते। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम डायरेक्ट सेंसेस से जो नॉलेज ले रहे हैं, इट्स नॉट रॉन्ग, मतलब ये हमेशा सही नहीं है, इसके बहुत चांसेस है कि ये गलत हो सकता है। तो कोई अगर ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो मैं बोलेगा कि मैं केवल उसी में विश्वास करूंगा जिसको मैंने देखा है, तो पक्का गलत व्यक्ति है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, देखने में तो गलत है, दिखने में अलग दिखती है, दिखने में कुछ और है, अंदर में कुछ और है। प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, तो प्रत्यक्ष प्रमाण गलत है। हमारे और भी कोई डिफेक्ट्स रहते हैं ज्ञान के साथ में। हमारी जो इंद्रियां हैं अपूर्ण है, हम मोह में पड़ जाते हैं, हमारे जो सेंसेस है इम्परफेक्ट है, और हम मोह में पड़ जाते हैं, हम गलतियां करते हैं, और हमारे अंदर धोखा देने की प्रवणता है। चार डिफेक्ट बोलते हैं। किस तरह हम आंखों से सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते? देखो, इम्परफेक्ट सेंसेस, तो हमारे आंखों से जो हम देखते हो सही नहीं। मान लो ये एक सूर्य को लाइट, ग्रहों को बहुत कुछ देख रहे हैं टेलीस्कोप के माध्यम से, लेकिन एक तो अपनी आंखों से देख रहे हैं तो उसमें वो गलत है। आंखें उतना कुछ देख रहे हैं वो कितना सही है क्या पता। और वो लाइट्स आने में कितना समय लग रहा है, मतलब वो हो सकता है किसी चीज को ये साइंटिस्ट यहाँ देख रहा है, लेकिन वो 6 महीना, कुछ महीनों पहले वो घटना घटी हो, प्रकाश यहाँ पे इतना समय बाद आ रहा है। तो इस तरह जो फोटोग्राफ्स है, एस्ट्रोलॉजी, बहुत कुछ कैलकुलेशन हो रहा है। देयर इज मैक्सिमम चांस दैट इट विल बी रॉन्ग। आंखें इम्परफेक्ट हैं, हम आंखों से सब कुछ देख नहीं सकते हैं। हमारी आंखों की देखने की एक रेंज होती है, उसी में हम देख सकते हैं। इस तरह बोलते हैं 400 to 700 मिली माइक्रोन, एक छोटी सी रेंज है, उसी में हम देख पाते हैं। उसके नीचे एक्सरेज है, नहीं देख पाते, रेडियो वेव्स है, वो नहीं देख पाते हैं। क्या छोटी सी रेंज में हमारी आंखें
इसी तरह हमारे कानों की भी एक फ्रिक्वेंसी है, उसी में हम सुन पाते हैं 20 to 20,000 हर्ट्ज। उससे उससे ऊपर नीचे भी बहुत सारी साउंड वाइब्रेशंस होती है, लेकिन हम सुन नहीं पाते, वो ज्ञान हमारे ज्ञान से परे है। तो हमारी आंखें अपूर्ण है, कान अपूर्ण है, हमारी जिह्वा भी अपूर्ण है। अगर हम एक संतरा खाएंगे शक्कर खाने के बाद तो वो खट्टा लगेगा, वही संतरा खाएंगे नींबू खाने के बाद तो मीठा लगेगा। तो जीवा धोखा दे रही है। इस तरह सारी इंद्रियां, आंखें इस तरह, आप ये फोटो देखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये है क्या। दो दो एक एक फिगर के अंदर दो दो दिखेगा, एक ड्रॉप दिखे आगे पीछे होंगे तो आपको लगेगा। तो ये होता है शब्द। आ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण गलत है, ये सब दिखाने के लिए मैं अभी तक जो बताया। तो दूसरा आता है आ, अनुमान प्रमाण, या उसके अंदर कोड डिफेक्ट में आता है कॉमेट मिस्टेक्स। तो बहुत बार साइंटिस्ट वगैरह सब अनुमान लगा के ज्ञान प्राप्त करना होते, शायद ही इसके कारण आया। कोरोना वायरस जो फैल रहा था, कितने अनुमान लगा रहे थे सब, शायद ही यहाँ से आया, शायद यहाँ से आया, इधर से शुरुआत हुई। अब कहाँ से क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन सारी रिसर्च ही चल रही है। पहले लोग इस तरह सोचते थे, साइंटिस्ट डॉक्टर मेडिकल, ब्रेन वाज थॉट एज एन ऑर्गन टू कूल द ब्लड। और पिट्यूटरी, ये पढ़ा भी होगा आपने साइंस में, पिट्यूटरी ग्लैंड को सोचते थे कि ये यूजलेस, इसका कोई काम नहीं है, बाद में पता है इट्स मास्टर ग्रंथि। और इस तरह बहुत सारे। तो मेनली हम आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो था डार्विन्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन्स थ्योरी हमने पढ़ा, इससे पहले 2 दिन हमने थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ पढ़ा था, डिस्कशन किया। तो टुडे मेनली we'll discuss on this Darwin's theory, theory of evolution। ये तो बस बेसिक है, लेकिन हम तो दूसरा तो डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो डार्विन डार्विन बोलता है कि डार्विन की अपनी जो थियोरी है, ये उसकी थ्योरी है, तो वो अनुमान प्रमाण के ऊपर आधारित। अनुमान मतलब व्यक्ति अनुमान लगा रहा है, सोच रहा है, और सोच रहा है इट में भी लाइक दिस, शायद ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसा कुछ होगा। तो बैठे बैठे अनुमान लगाएंगे, हम यहाँ पे बैठे हैं और हमें अगर एक 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 ट्रेन की सीटी सुनाई देगी, तो हम सोच सकते हैं ट्रेन जा रही है क्या कहीं। लेकिन हो सकता है वो ट्रेन की सीटी हो, लेकिन हो सकता है वो कुकर की सीटी भी हो सकती है, आवाज एक जैसी ही होती है। तो इस तरह अनुमान प्रमाण थ्योरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। तो जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में डिस्कशन चल रहा है, चर्चा हो रही है, तो जिस तरह मैं पहले भी बताया था कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में बहुत सारे लोग अपनी अपनी थ्योरी दी। इसी तरह जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, वो सोचने लगे कैसे जीवन की शुरुआत हुई, कैसे हुई होगी, कैसे हुई होगी। अलग अलग साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं, बहुत सारी थ्योरीज आ गई, कोई बोला शायद ऐसे हुआ होगा, शायद ऐसे हुई होगी। तो इसमें डार्विन ने भी अपनी थ्योरी दे दी, और उन सारी थ्योरीज में जो था, ज्यादा थ्योरी फेमस हो जाती है, जिसको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, ज्यादा लाइक्स मिल जाते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करने लग जाते हैं और फेमस हो जाती है। तो डार्विन भी उस तरह एक थ्योरी दे दिया। उसने सोचा हो सकता है इवोल्यूशन हुआ है, अलग अलग पहले शुरुआत हुई थी आ, एक छोटे जीव से, एक कोशीय जीव, फिर बहुकोशीय जीव, धीरे धीरे वो इवोल्यूशन हुआ, इससे ये बना, इससे ये बना। तो उसने बोला, क्या क्या बोला, किस किस को याद है डार्विन क्या क्या थ्योरी देता, किससे क्या बना। वेल मछली कहाँ से आई, उसने सोचा, उसने कुछ थ्योरी दे दी, शायद ऐसी बनी हुई। तो अलग अलग जहाँ उसको अलग अलग एंटिटीज में जो कुछ सिमिलरिटीज लग रही है, इस तरह उसने कुछ दिया। हाँ,
तो थ्योरी, डार्विन्स की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस तरह बोलते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो मान लो एक सिंपल उदाहरण बताएंगे। तो एक कमरे के अंदर एक हाथी को छोड़ देंगे, एक बंदर को छोड़ देंगे, एक शेर को भी छोड़ देंगे, इस तरह बहुत सारे को एक बड़े हॉल में छोड़ देंगे मान लो। तो कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे। एक दूसरे को, हाथी को भूख लगेगा, शेर को भूख लगेगा तो खा लेगा दो चार को, तो खत्म हो जाएंगे। तो कुछ का अस्तित्व रहेगा, कुछ का नहीं रहेगा। तो कुछ सर्वाइवल में रहेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज्यादा शक्तिशाली उसको कोई मार नहीं पाएगा वो रहेगा, और जो कमजोर है वो मर जाएगा। लेकिन वो तो एक सिंपल एक हॉल की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में उसने उस तरह थ्योरी लगा दी। तो हो सकता है कुछ जीव विलुप्त हो जाते हैं और कुछ कुछ रह जाते हैं, और फिर बोला कि कुछ विलुप्त हो जाते हैं और कुछ डेवलप्ड हो जाते हैं, विकास हो जाता है उनका। तो डार्विन बोलता था कि ये जिराफ जिराफ कहाँ से आए, जिराफ की गर्दन बहुत ऊंची रहती है ना, लंबी, बहुत ऊंची गर्दन लंबी रहती है। तो इस तरह उसने सोचा कि अब ये तो अनुमान अनुमान प्रमाण के ऊपर पूरी थ्योरीज है। तो डार्विन सोचने लगा कि ये ऊंट ऊंट पत्तियां खाते थे पेड़ों में, और धीरे धीरे नीचे लेवल की पत्तियां खत्म हो गई, तो ऊंट को फिर गर्दन लंबी करके और ऊंची पत्तियां खाने लगी। खाने के लिए वो उसके गर्दन को लंबी करना पड़ेगा, और बड़ा और गर्दन लंबी, तो उसकी गर्दन लंबी ही रह गई, फिर वो जिराफ बन गया। तो इस तरह उसने सोचा, ये डार्विन ने सोचा इस तरह कि ऐसा हुआ होगा, उसने लिख दिया जो सोचा, और बाकी लोग जो पढ़े उनको अच्छा लगा रहे, हाँ ये तो सही बोल रहा है। और एक एक बोल रहे हैं कि जिराफ का एग्जाम्पल लेमार्क ने दिया था, हो सकता है लेमार्क ने भी दिया। तो डार्विन भी इस तरह बोला, डार्विन ने इसका एग्जाम्पल दिया था, इसी से रिलेटेड वेल मछली का दिया उसने। हाउ द बियर इवॉल्व इनटू मॉन्स्ट्रस वेल। अब पता नहीं कैसे उसने सोच लिया इतना। उसने सोचा कि ये बियर, भालू इस तरह पानी पीने गया, फिर पैर फिसल गया होगा उसका, पोलर बियर होगा, पैर फिसल गया होगा, पानी के अंदर ही चला गया होगा। अंदर में तो ऐसे रह के नहीं रह पाएगा, तो अंदर में रहने के लिए उसका इवोल्यूशन हो गया, वो वेल मछली बन गया। ये एक बुक है डार्विन की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1964 एडिशन। तो उसमें डार्विन खुद बोल रहा है, नॉर्थ अमेरिका द ब्लैक बियर वाज सीन स्विमिंग फॉर आवर्स विथ वाइड ओपन माउथ। इस तरह ब्लैक बियर, भालू इस तरह पानी के अंदर तैरता रहता था मुंह खुला करके बहुत समय समय तक। इवन इन सो एग्जाम्पल ए केस एज दिस, if the supply of insects were constant and if better adapted competition did not already exist in the country, I can see no difficulty in race of bears by natural selection. More and men aquatics in their structure and habits, with large and larger mouths, till a creature was produced as monstrous as well. तो बोले धीरे धीरे उनके मुंह बड़े होते गए, साइज बड़ी होती गई, उनका इवोल्यूशन हो गया, वो व्हेल मछली बन गया। पता नहीं कितना अच्छा दिमाग लगाया उसने। कुछ तो चाहिए, साइंटिस्ट तो बन जाते हैं, तो कुछ न कुछ तो बोलना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है, कुछ रिसर्च सामने रखना पड़ेगा। नहीं रहेंगे तो लोग बोलेंगे फिर, अरे क्या कर रहे हो तुम इतने दिनों से R&D रिसर्च कर रहे हो। तो कुछ रियलिटी इन वन ऑफ हिज लेटर्स टू A.R. Villett, तो डार्विन खुद बोलता है, आई एम ए फर्म बिलीव दैट विदाउट स्पेकुलेशन there is no good and original observation. Speculation मतलब अनुमान लगाना। After 5-year work, I allowed myself to speculate on subject and draw up some short notes. These I enlarged in 1884 and may sketch the बहुत सारे उसने रिसर्च किया अलग अलग ओरिजिनल की। और फाइनली वो बोलने लगा, अरे ये कहाँ से आया, शायद ये इससे आया होगा, वो इससे आया होगा। फिर वो मनुष्य के बारे में सोचने लगे, मनुष्य कहाँ से आ गया पिक्चर में, कहीं से तो आया होगा, कहीं से बना होगा, कौन बनाया। फिर उसको लगा, अरे बंदर तो मनुष्य जैसा ही लगता है, हो सकता है बंदर से मनुष्य आया हो।
उसने रिसर्च कर लिया, बंदर मनुष्य एक जैसे ही दिखने में, एक जैसे, दोनों के दो हाथ है, दो पैर है। तो उसने बोला कि आ, जो बंदर का एडवांस वर्जन, सिविलाइज्ड वर्जन मनुष्य है, वहीं से आया होगा शायद। लेकिन ये सब धोखाधड़ी है। इस तरह कुछ हुआ नहीं, थ्योरीज दिया। और बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करने के लिए इस तरह कुछ थ्योरीज भी दे दिए। कुछ लोग, कुछ थ्योरीज बाद में आई, जो फ्रॉड फ्रॉड कुछ इस तरह के थे। कुछ लोग जब डार्विन इस थ्योरी दिया कि इससे बंदर से आए, तो कुछ अगर कनेक्टिंग लिंक मिलेगी तो और फेमस हो जाएंगे। तो कुछ लोग ने इस तरह क्या किया, एक मनुष्य का जबड़ा लिया और एक बंदर का कुछ सिर का हिस्से का कोई पार्ट लिया होगा, जबड़ा वबड़ा, आपस में मिलाए, कहीं गाड़ दिया होगा। और बाद में खुदाई करने में वो निकाला, फिर उन्होंने रिसर्च करके बताया कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है। जब मनुष्य से बंदर बना, बीच में ये एक थोड़ा सा इस तरह बीच का जबड़ा था, वो ना मनुष्य का था ना बंदर का था। तो फिर वो बोल रहे थे कि ये बीच वाला कोई व्यक्ति है। इस तरह कुछ रिसर्च करके 1912 में उन्होंने इस तरह रिसर्च करके सामने लेके आए। लेकिन 1953 में वो उनका जो फ्रॉड उन्होंने किया था वो रिवील्ड हो गया। पता चल गया ये तो दो जो ज्वाइंट किया हुआ है, ह्यूमन स्केल्स है, फील्ड जॉ है। बाद में इस तरह बहुत सारे लोग धोखा दे देते हैं। तो कहीं साइंस के नाम पे भी बहुत लोग बहुत कुछ धोखा दे रहे हैं, कहीं कुछ श्योरिटी नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ द रॉक्स अगर देखते हैं तो हमेशा से ही आ, बंदर अस्तित्व में है और मनुष्य भी अस्तित्व में है, सालों सालों से, बहुत पुराने सालों से भी। और पहले से अस्तित्व में थे, अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। और टोपा जी जो इस्कॉन के संस्थापक है, उनसे जब इस तरह बताया गया था कि क्या इस तरह है, उससे कौन किससे आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो आ, आ, बंदर है वो पहले से है, और मनुष्य भी पहले से है। और अगर पहले इस तरह आया होता तो आज भी दिखता ना। आज भी तो हम देख पाते हैं, अगर पहले मनुष्य से बंदर आता था तो आज भी आ जाता। आज क्यों नहीं आ रहा है? वो इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है। मान लो आज से 100 साल पहले, अगर आज से 10 साल पहले अगर पानी को फ्रीज में डालते वो बर्फ बनता, तो अभी भी डालेंगे तो बर्फ बनेगा। अगर नेचुरल लॉज है तो वो तो अभी भी होना चाहिए। विलुप्त क्यों हो गया? अभी भी फ्रीज है, अभी भी पानी है, और उसके अंदर डालेंगे तो बर्फ बन जाएगा। इसी तरह पहले भी बंदर थे, अभी भी मनुष्य भी है, बंदर भी है, तो अभी भी बनना चाहिए। लेकिन अभी तो इस तरह नहीं हो रहा है, सो दैट्स रॉन्ग। फिर एक बात होती है, डार्विन जिस तरह सोचा इवोल्यूशन के बारे में, इवोल्यूशन जिस तरह है ना, विकासवाद हिंदी में बोलेंगे, तो वास्तव में यस, इवोल्यूशन इज देयर, इवोल्यूशन होता है। तो किस तरह इवोल्यूशन होता है, क्या आप सोच पाएंगे? इवोल्यूशन तो होता है, लेकिन कैसे इवोल्यूशन होता है? एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड? क्या आप में से कोई आइडिया सोच पा रहा है किस तरह इवोल्यूशन आता है मनुष्य का? एक आंसर आया, माइंड का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, गुड। मन का इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन शरीर का नहीं हो रहा है। अच्छा, जेनेटिक इवोल्यूशन हो रहा है। पहले हमारा बच्चे थे तो माइंड कुछ और था, धीरे धीरे माइंड माइंड का विकास हुआ, माइंड डेवलप हुआ, मेच्योर हुआ, एडल्ट हो गया, बूढ़ा हो जाएगा। तो माइंड का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एक आंसर आया जेनेटिक इवोल्यूशन। तो जेनेटिक इवोल्यूशन हो रहा है। जेनेटिकली कभी कभी इस तरह होता है, दादाजी को डायबिटीज था, उसके पुत्र को हुआ, पिताजी को भी डायबिटीज हुआ, बेटे को भी हो गया। तो जेनेटिक कुछ कुछ इस तरह हो जाती है, जो जेनेटिकली चली आ रही है, इवोल्यूशन है। एक आंसर आया कॉन्शियसनेस इवोल्यूशन, गुड। एक सही आंसर आ रहा है कॉन्शियसनेस का
इवोल्यूशंस हो रहा है, डिग्रेडेशन इन एज ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल। तो इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। कलयुग के कारण हमारी लाइफस्टाइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, माइंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। लेकिन इवोल्यूशन किसका हो रहा है? एक सही आंसर आया भावार्थ देसाई ने, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का विकास हो रहा है धीरे धीरे। ओवरऑल स्पीसीज की बात करें, जितने भी स्पीसीज हैं, तो किस तरह कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो डार्विन जिस तरह बोल रहा है कि बहुत सारी जो अलग अलग स्पीसीज है, इस तरह इवोल्यूशन हुआ, एक इससे ये बना, उससे वो बना, उससे ये बना। एक हद तक अगर उसको थोड़ा ओवर एडवांस करेंगे, तो दिस इवोल्यूशन इज देयर, बट इवोल्यूशन इज नॉट इन सेम बॉडी। एक शरीर में इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, अलग अलग शरीर में इवोल्यूशन हो रहा है। वो बोल रहा है कि इससे ये बना, हाँ उससे वो बना, लेकिन उसी शरीर में नहीं बना, हो सकता दूसरे शरीर में बना। वो बोल रहा है कि ऊंट से जिराफ बना, या भालू से ये बना, या इससे ये बना, तो उससे वो बन सकता है। इवोल्यूशन तो होता है, लोअर स्पीसीज से हायर स्पीसीज की तरफ विकास तो होता है, लेकिन एक शरीर में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है दूसरे शरीर में। आप एक व्यक्ति, एक, हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा एक शरीर में किसी कुत्ते के शरीर में है। आगे चल के वो उसका इवोल्यूशन हो जाएगा, कुत्ते के बाद जब वो मरेगा, तो कुत्ते के बाद नेक्स्ट उसका कौन सा लाइफ मिलेगा, कुछ होगा, एक एक उसका एक पर्टिकुलर जो नेचर्स नेचर्स के कुछ अरेंजमेंट होंगे, उसके अंदर एक इससे बढ़ के ये, तो पहले लोअर स्पीसीज मिलती है, धीरे धीरे उसको इवोल्यूशन होता है, कीड़ा बनेगा, धीरे धीरे और बड़ा पेड़ पौधे बनेगा, फिर कीड़ा बन जाएगा और बढ़ेगा धीरे धीरे, तो कुछ एक्टिव स्पीसीज बन जाएगा, कुत्ता, गधा, बिल्ली, इस तरह कुछ बन जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा, तो धीरे धीरे फाइनली इवोल्यूशन होते 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 फिर क्या बनेगा, टॉप मोस्ट क्या बनेगा? एनी आंसर? अभी जो है हम थे वो है। तो इस तरह बोलते हैं, देर आर 84 लाख स्पीसीज पॉलिटिकली, तो 84 लाख योनियां हैं, सुना सबने? 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ। तो वो 84 लाख में इवोल्यूशन होता है कुछ। 84 लाख में 9 लाख एक्वेटिक्स है, 20 लाख एनिमल्स है, इस तरह अलग अलग कुछ पेड़ पौधे हैं। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है, लेकिन ये सारे इवोल्यूशंस होके फाइनली व्यक्ति क्या बनता है? ह्यूमन बींग्स बनता है, मनुष्य बनता है एट द हाइएस्ट। तो मनुष्य के जो इस तरह बोलते हैं, जो मनुष्य का शरीर है, ये कर्म योनि है, और बाकी सारी जो स्पीसीज है वो है भोग योनि। तो मनुष्य जीवन में जो कुछ भी व्यक्ति ने किया, अच्छा किया, बुरा किया, उससे उसको उसके रिजल्ट के अनुसार उसको एक दूसरा शरीर मिल जाएगा। मान लो मनुष्य जो कुछ भी करेगा, उसके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा एक्ट करेगा, लेकिन मनुष्य छोड़ के अगर कुत्ता कुछ गलत काम करेगा, तो क्या कुत्ते के ऊपर लॉ ऑफ कर्मा एक्ट करना चाहिए? शेर के ऊपर, कुत्ते के ऊपर, गधे के ऊपर, बिल्ली के ऊपर लॉ ऑफ कर्मा किसके ऊपर एक्ट करना चाहिए? सभी के ऊपर या केवल मनुष्य के ऊपर? एनी आइडिया? सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल पे एक एक कुत्ता अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के आगे बढ़ेगा, तो क्या ट्रैफिक पुलिस को रोक के चालान बनाएगा उसका? तुमने लाल बत्ती क्रॉस कर दी बिना बिना परमिशन के, तो उसका कोई वो नहीं है।
उसके लिए कोई नियम नहीं, इज फ्री ऑफ लॉ, उसके लिए लॉ ऑफ कर्मा नहीं है, ट्रैफिक के रूल्स नहीं है। लेकिन मनुष्य अगर तोड़ेगा तो उसके ऊपर चालान लगेगा। तो मनुष्य के लिए सारे नियम, तो इस तरह जो ट्रैफिक पुलिस के बाकी सारे लॉ ऑफ कर्मा है वो भी मनुष्य के लिए है। मनुष्य जो कुछ भी करेगा लॉ ऑफ कर्मा एक्ट करेगा, उसको एक नया शरीर कुछ मिलेगा, और मनुष्य रूप में जो काम किया है उसके अनुसार उसको एक एक डिग्रेडेशन हो जाएगा। अगर अच्छा काम किया तो प्रमोशन हो जाएगा और प्रमोशन हो जाएगा, गलत काम किया तो डिग्रेडेशन हो जाएगा। गलत काम किया डिग्रेडेशन हुआ तो मान लो कुत्ता बन गया या बिल्ली बन गया, और गलत बहुत बहुत सोता था तो भालू बन गया, और बहुत कुछ भी खाता था, मनुष्य शरीर में कुछ भी खाया तो सुअर बन गया। हाँ, और कपड़े नहीं पहनता था, एक्सपोजर का बहुत अच्छा था, पेड़ बन गया, कोई कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। इस तरह उसका जिस तरह स्वभाव था, मनुष्य के अंदर जो गुण कर्म उसने किए उसके अनुसार उसका एक नेक्स्ट लाइफ फिर बन जाता है, डिग्रेडेशन हो गया है। फिर ये देखा होगा ना आपने, सांप सीढ़ी का गेम खेला होगा, सांप सीढ़ी खेला ना, तो सांप सीढ़ी में क्या होता था, जीरो से शुरू होता था, धीरे धीरे ऐसे 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 करके फिर टॉप 100 पे जाता था। तो ये 100 मतलब क्या है, मनुष्य जीवन। तो व्यक्ति इस तरह वहां पे जाता है, लेकिन जब वहां से डिग्रेड हो जाता है, बड़ा सांप रहता था उसको, वहां से वो आ जाता था धीरे 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 धीरे, तो अलग अलग सांप उसको कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे गिरा देते थे। लेकिन जब गिरा देते तो फिर धीरे 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 वो आगे बढ़ता था, आगे बढ़ता था। कभी कभी कोई ब्लेसिंग्स मिल जाती तो हो सकता है प्रमोट भी हो जाता था। ये ब्लेसिंग्स क्या है, मान लो एक हाथी के ऊपर भगवान की सवारी निकाल दी, तो हाथी के शरीर में उसको एक सुकृति मिल गई, तो उसका प्रमोशन जल्दी हो जाता है, मनुष्य मनुष्य लाइफ की तरफ उसका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। थोड़ा हाथी के रूप में भी भगवान की सेवा कर लिया उसने, नहीं करेगा तो एक ग्रेजुअल तो प्रमोशन चल ही रहा है, धीरे 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 84 लाख, पता नहीं कितने समय बाद उसको, लेकिन एंड में कहाँ होगा, मनुष्य शरीर मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और मनुष्य शरीर में भी कुछ गड़बड़ कर दिया तो फिर नीचे आ जाएगा अलग अलग। तो कुछ एकदम लोअर लोएस्ट पॉइंट होगा, वहां से ऊपर हाईएस्ट पॉइंट जाएंगे, 84 लाख स्पीसीज, बीच में इवोल्यूशन होता है, डिग्रेडेशन भी होता है, कभी डिग्रेडेशन हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है। लेकिन एक बार नीचे आने के बाद बाकी सारी योनियों में लॉ ऑफ कर्मा एक्ट नहीं करते, वो तो ग्रेजुअली प्रमोट होते रहते हैं। लॉ ऑफ कर्मा एक्ट करता है मनुष्य के लिए, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी मीनिंगफुल। मनुष्य जीवन बहुत मीनिंगफुल है क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कर्मा है, और इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, दैट ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ, ये पूरा जो 84 लाइक स्पीसीज है, ये यूनिवर्स है, वी कैन गेट आउट ऑफ दिस, यहाँ से बाहर निकल सकते। एक स्टोरी में सुनाऊंगा आपको और उसके बाद हम एंड कर देंगे सेशन को। तो एक बार और एक एक बहुत बड़ा सर्कल है, एक बाउंड्री है, और बाउंड्री में दीवार, एक सर्कुलर बाउंड्री है, उसमें दीवार लगी हुई है, और उसके अंदर 84 गेट्स, 84 गेट है उस बाउंड्री से बाहर जाने के लिए। और एक को हमने उस बाउंड्री के अंदर डाल दिया, उस सर्कल के अंदर डाल दिया, और उससे बोल दो कि एक गेट खुला हुआ, बाहर निकल जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? एक सर्कुलर बाउंड्री है, उसमें 84 गेट है, एक गेट खुला हुआ है, उस गेट के अंदर हम एक अंधे आदमी को लेके गए, उसको घुमा दिया था, अंदर अच्छे से घुमा दिया, फिर उसको बोल दिया देखो ये एक सर्कुलर बाउंड्री, इसमें 84 गेट है, एक गेट खुला हुआ है और तुम निकल लेना अपने हिसाब से। और फिर हम वापस आ गए। अब वो अंधा आदमी कैसे बाहर निकलेगा वहां से, अंधा है, कैसे बाहर निकलेगा, क्या करना पड़ेगा उसको बाहर निकलने के लिए? वो क्या आंसर, वो अंधे आदमी को उस बाउंड्री से बाहर निकलना है, जो जो सर्कल है इसके अंदर।
राह दिखानी पड़ेगी। अरे राह क्या दिखा, अंधा आदमी को क्या राह दिखाए, कोई नहीं है अंदर में, अकेला है। तो एक आंसर आया, हर एक गेट को ठोकना पड़ेगा। हाँ, हर एक गेट को ठोकना पड़ेगा। एक आंसर आया, इसका आंसर है वॉल्स टच करना होगा, हर दरवाजे चेक करना होगा। ठीक है, ये आंसर अच्छा है। उसको क्या करना पड़ेगा, हर दरवाजे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक गेट खुला हुआ है बाहर जाने के लिए। तो बाहर जाना है, तो एक आंसर आया कि वो तो सर्कुलर बाउंड्री है, तो किसी भी दिशा में जाएगा तो दीवार टच कर जाएगा, आखिरकार तो एंड करेगा तो एक दीवार बन जाएगी इस तरह। दिख रहा है दीवार? तो इस तरह सर्कुलर से किसी भी दिशा में जाएगा तो फाइनली उसको एक दीवार मिल जाएगी। तो वो इस तरह दीवार टच करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, और फिर उसको गेट मिल जाएगा एक। एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर ही अभी आ रहा है, अभी आंसर का समय आ गया। स्टिक लेके मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अंधे को हमने एक स्टिक दे दिया, वो एक छड़ी लेके मूव कर रहा है और दीवार तक पहुंच गया। अभी दीवार जा रहा है और गेट चेक करेगा, 84 गेट है, एक गेट खुला हुआ है, 84 गेट है, एक गेट खुला हुआ है। तो इस तरह टच करते 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 आगे बढ़ेगा, तो सारे गेट आते जाएंगे। तो सारे एक एक गेट आ रहा है, तो एक गेट आएगा, फिर वो चेक करेगा, फिर देखेगा ये तो बंद है, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर चेक करेगा दूसरा गेट है, फिर देखेगा अरे ये भी बंद है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा, फिर चौथा गेट के पास आएगा, फिर देखेगा वो गेट भी बंद है। ये यहाँ तक किसको समझ में आ गया? अभी तक जो बताया समझ में आया सबको? एक आनंद को समझ में आ गया है। यस, सभी को समझ में आ रहा है, यस आ रहा है। तो ये अंधा आदमी के निकलने का यही एक तरीका है, दीवार के पास चले जाएगा, सारे एक एक गेट को उसको टच करना पड़ेगा, और फिर जब, लेकिन ये अंधा आदमी जब इस तरह घूम रहा था, घूमते 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 घूमते, जब खुला हुआ गेट आता था, जब खुला हुआ गेट आता ना, क्योंकि उसने देखा ये गेट बंद है, फिर आगे बढ़ता था, फिर देख रहा है ये गेट भी बंद है, लेकिन जब खुला हुआ गेट आता था ना, जब खुला हुआ एक गेट खुला हुआ है, जब खुला हुआ गेट टच करने का समय आता है, लेकिन उस समय उसको बहुत खुजली होने लगती थी, शरीर में अलग अलग जगह खुजालने लग जाता था, और चलता रह रहा है, चल रहा है, खुजालने लग जाता था। अच्छा लगता है, खुजली खुजलाओ स्वर्ग का मजा पाओ। तो लेकिन वो खुजलाने के चक्कर में क्या हुआ, वो एक गेट निकल गया। कौन सा गेट निकल गया? जो खुला हुआ था। तो एक खुला हुआ गेट था जो बाहर निकलने का, वो निकल जाता है जब व्यक्ति खुजलाने लग जाता है। तो इसीलिए फिर अगर एक बार निकल गया, तो फिर से वो गेट कब आएगा उसके हाथ में, फिर कब कब बाहर निकलने का फिर से चांस आएगा। फिर सारे गेट बंद ही मिलेंगे, फिर पूरा घूम के फिर हो सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट रिपीटेशन में फिर से वो गेट खुला हुआ, तो फिर से वो गेट खुला हुआ गेट आता है, तब उसको बहुत खुजली होती है, और जब खुजलाता है तो गेट निकल जाता है। सो व्हाट इज द लेसन? फिर आया, वापस से रिपीट करना पड़ेगा। ओके, तो शायद मैं जो एनोलॉजी दिया आपको समझ में आई होगी। तो ये जो इचिंग सेंसेशन, जो खुजली की बात है, वो खुजली वास्तव में क्या है? मनुष्य जीवन में इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा। लेकिन मनुष्य जीवन, जो 84 गेट को आप 84 लाख मान लो, तो 84 गेट, एक गेट जो बाहर जाने का है, मनुष्य जीवन जब उसको मिलता है जिसमें वो वहां से बाहर जा सकता है, लेकिन वो गेट जब मिलता है उस समय वो क्या करता है, उसको मजे करने की इच्छा होती है, अरे मनुष्य जीवन मिला है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, और वो आ, बाहर नहीं निकल पाता है, वो अपॉर्चुनिटी अपने उसके हाथ से चली जाती है। तो ये इवोल्यूशन को समझाने के लिए ये नेक्स्ट एक एग्जांपल में दिया। और इवोल्यूशन इज देयर, इवोल्यूशन होता है, चेतना का इवोल्यूशन हो रहा है धीरे 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 धीरे।
और हाईएस्ट फॉर्म में फिर मनुष्य जीवन मिल रहा है। और वहां पे अगर अच्छा कुछ नहीं किया तो फिर से नीचे चले जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं बहुत महीनों सालों बाद, कहीं फिर मनुष्य जीवन से नहीं करते हैं तो फिर नीचे, फिर इस तरह ऊपर नीचे, इस तरह चलता रहता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान, इस तरह कुछ रेयर सोल्स इस ब्रह्मांड से बाहर ही जा पाती है, बाकी सब इसी में रुकते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। एनी कमेंट क्वेश्चन, किसी का कुछ बोलना है?